नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल माय स्टडी में। कल की क्लास में हमने देखा स्वर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज स्टार्ट करते हैं व्यंजन से। ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास में हमने स्वर पढ़ा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनका वर्गीकरण कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, हम इनको कैसे कैसे वर्ग इनको विभाजित कर सकते हैं। टोटल व्यंजन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 39 हमारे व्यंजन होते हैं। अब जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, वो यहीं से पूछता है कि व्यंजन ये कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो आज व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब व्यंजन को अलग अलग तरीके से, कई तरीके से हम विभाजित करते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम व्यंजन को विभाजित करेंगे वो होगा व्यंजन उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर 7 प्रकार के व्यंजन होते हैं। 7 प्रकार से, 7 प्रकार के, कितने प्रकार के? 7। तो उच्चारण के आधार पर जब हम इनको विभाजित करेंगे तो ये कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कंठ के आधार पर, आपको पता है कि जब हम गले से बोलते हैं जो ध्वनि, तो उसके आधार पर व्यंजन कौन कौन से हैं। कंठ के आधार पर, ठीक है। तालु, तालव्य के आधार पर, तालव्य के आधार पर या तालु के आधार पर। तीसरा हो गया आपका दंत के आधार पर, दंत व्यंजन, ठीक है। चौथा हो गया आपका मूर्धन्य। पांचवा हो गया आपका होठों के आधार पर। छठा हो गया आपका तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, होठों के आधार पर हो गया, और नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन। इसके बाद आता है एक और लास्ट, सातवां, दंथोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य व्यंजन। तो दंतोष्ठ्य देख लेते हैं इनको। हमने 7 प्रकार के पढ़े, कंठ, तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, होठों और नासिक के व्यंजन और दंतोष्ठ्य व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं? इसमें होगी आपके क, ख, ग, घ और ड़। ये हो गया हमारे जो कंठ से बोले जाते हैं व्यंजन। अब बात करेंगे जो तालु से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाते हैं जैसे च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ और य। ये हो गए हमारे तालु से बोलने वाले व्यंजन। उसके बाद बात करते हैं दंत व्यंजन। तो दंत व्यंजन में आ गया आपका त, थ, द, ध और न। ये हो गए हमारे तालु से बोलने वाले व्यंजन, सॉरी दंत व्यंजन। दंत व्यंजन में 2 और आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। और तालव्य में 2 और आते हैं। एक तो ये हो गए जो चौवर्ग के व्यंजन हो गए 5। लेकिन इससे अलावा जो बाकी के बोले जाते हैं वो हो गए आपके य और श, ठीक है। इसमें ध्यान रख लेंगे य और श। अब दंत में जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं आपके त, थ, द, ध, न और ल और स, ठीक है। ये 5 तो बोले जाते हैं। उसके अलावा जो दंत व्यंजन होते हैं वो ल भी होता है और श भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मूर्धन्य। इसमें हो गए ट, ठ,
डे ढे ट ठे डे ढे णे टे ठे डे ढे णे। ठीक है, उसके अलावा दो और हो गए, रे और श, सौ से षटकोण वाला श। ठीक है, तो ये हो गए। जैसे कि हमने पढ़ा कंठ में लिख को केवल 5 आते हैं। ठीक है, तालव्य में 5 तो च वर्ग के हो गए और 2 य और श भी हो गए। ठीक है, दंते में 5 तो ये हो गए, ल और स भी होता है। ठीक है, उसके बाद ट ठ ड ढ ण ये हो गए आपके मूर्धन्य। उसके बाद र और श भी इसमें आता है। उसके बाद होठों के आधार पर सेम वही प फ ब भ और म, ये 5 किसमें आ गए आपके होठों के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं नासिक के व्यंजन। अब जो भी क वर्ग होता है, ख वर्ग होगा, जितने भी स्पर्शी व्यंजन है वो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा स्पर्शी व्यंजन भी क्या होते हैं। तो जितने भी स्पर्शी व्यंजन के उनके जो पंचमाक्षर होते हैं यानी कि लास्ट वाले, क वर्ग का ड़, य, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण और त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये होते हैं आपके नासिक के व्यंजन, ये जिनको हम नाक से बोलते, नाक के द्वारा बोलते हैं, इसलिए इनको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। अब दंतोष्ठ में सिर्फ एक व्यंजन आता है, वो होता है व। अब दंतोष्ठ की बोला, इसमें दांत जब हम बोलते हैं इसको, जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें दांतों के और होठों की जरूरत पड़ती है। व यानी कि दांत, जो दांत है वो होठों में, ऊपर वाले होठ में टच करता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक है, तो पहले देखा हमने उच्चारण के आधार पर 7 प्रकार के पढ़े। अब बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे टाइप की व्यंजन के, दूसरे टाइप की। ठीक है, दूसरे टाइप के हो गए आपके व्यंजन प्राणोत्तर के आधार पर। प्राणोत्तर के आधार पर, इसके आधार पर व्यंजन होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है अल्पप्राण और एक महाप्राण। एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। जैसे कि प्राण से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बात वायु की हो रही है, यानी कि जब हम व्यंजनों को उच्चारण करेंगे तो किसमें ज्यादा वायु निकलती है और किसमें कम वायु निकलती है, तो उसके आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, देख लेते हैं महाप्राण। अब जो, जैसे मैंने कल बताया था, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख ही लेता हूं इसको साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गए अल्पप्राण, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपके महाप्राण। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे व्यंजन है, कौन से? स्पर्शी व्यंजन, जिसके आधार पर हम इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो गए स्पर्शी, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं भी। स्पर्शी व्यंजन कौन से? क वर्ग, क, ख, ग, देखिए हलंत नहीं लगा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ठीक है, च, अगर हलंत लगाऊंगा तो इनको व्यंजन नहीं कहेंगे भाई, सॉरी, इनको इस तरह नहीं लिख सकता मैं, और इनको व्यंजन च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये त वर्ग हो गया, ये प वर्ग, प, फ, ब, भ और ये म। ठीक है, ये हो गया हमारे स्पर्शी 5 वर्ग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अंतस्थ है, अंतस्थ, अंतस्थ।
ठीक है। अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन से हो गए आपके, य र ल व, य र ल और व, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूं मैं, ऊष्म व्यंजन, जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ऊष्म व्यंजन पढ़ाए थे, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से, सर्जम वाला श, समाज वाला श, और षटकोण वाला श, और ह से हल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्म के बाद, ठीक है, बस इतना ही हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण को डिवाइड। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत होते हैं इसमें से, तो इसको बिल्कुल क्लियरली समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, और माइंड में बिल्कुल रहेगा। मुझे पता है कि इसको पढ़ने के बाद बच्चा 2-3 दिन में भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन मैंने इसको अच्छे से याद किया है। ध्यान से देखना है और इसका मतलब समझना है। अल्प प्राण मतलब जिसमें वायु मुख से कम निकलती है, और महाप्राण मतलब जिसमें वायु ज्यादा निकलती है। अब हम कै को बोलेंगे कै, ठीक है, देखिए कै तो वायु कम निकल रही है, ख क्या हो रही है, ज्यादा निकल रही है, ग घ ण, तो इनको जब हम बोलेंगे तो जिसमें वायु ज्यादा कम निकल रही है वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। अब इन पांचों व्यंजन को एक बार बोल के देखिए, क ख ग घ और ण, ठीक है। पहला, अब तुम्हें समझ में आएगा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क ग और ड़ में वायु कम निकल रही है। देखिए क, फिर बोलिए ग फिर ड़, लेकिन जैसे ख बोलेंगे, ख एकदम मुंह से हवा बहुत तेज से बाहर निकल रही है, घ में भी ऐसी हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा निकल रही है वो ये वाले, दूसरा और चौथा, ऐसे सारे इस स्पर्शी वर्ग के पहला, तीसरा, चौथा अल्प प्राण होगा, दूसरा चौथा क्या होगा, महाप्राण। अब इसमें से कुछ भी दे देगा, आपको पूछ लेगा द कैसा है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये द का कौन से क्रम में आता है, त थ द तीसरे क्रम में आता है, तो द कौन सा हो गया, अल्प प्राण हो गया, ठीक है। अगर पूछ लेगा इनमें से कोई सी रैंडमली ठ कैसा होगा, तो ठ कैसा होगा, महाप्राण, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आता है, ट और ठ, ठीक है। ये क्लियर हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा आपका क्या हो गया, आपका हो गया अल्प प्राण, ठीक है, आपका हो गया अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये क्या हो गया, महाप्राण, ठीक है, दूसरा और चौथा क्या हो गया, महाप्राण। अब ये तो क्लियर हो गया। अब अल्प प्राण में इसके अलावा नीचे में से कौन सा आता है, अल्प प्राण में आता है ये य र ल व, बोलिए य र य ल य र ल व, य र ल व, वायु कम निकली, लेकिन जैसे हम उसमें व्यंजन बोलेंगे श, वायु बाहर को आ रही है, श से षटकोण ह, तो इनसे इनके साउंड को, इनको उच्चारण करने से ही पता लग रहा है कि इनमें वायु ज्यादा बाहर निकल रही है। जब ज्यादा बाहर निकलेगी तो कौन से होंगे, महाप्राण, ठीक है। ये हो गए स्पर्श वर्ग के, ठीक है, ये भी हो गए स्पर्श वर्ग के, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने बात करी उसमें व्यंजन में हवा ज्यादा निकल रही है तो वो किसमें आएंगे, महाप्राण में आएंगे। तो महाप्राण में आएंगे तो कैसे, श से समाज, स से षटकोण और ह से हल, ठीक है। य र ल कहाँ आएंगे, अल्प प्राण में, य र ल व, य र ल व किसमें आएंगे, अल्प प्राण में, ठीक है। इतना क्लियर। इसमें से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस होते हैं। ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक्चुअली बच्चा क्या करता है कि ये पढ़ता तो है लेकिन वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है, तो वहीं एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं घोषकत्व के आधार पर, ठीक है, यानी कंपन के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, घोष के आधार पर यानी कि कंपन के आधार पर।
आधार पर, कंपन के आधार पर देखते हैं, कोश के आधार पर देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब लेंगे इन्हीं में से। ठीक है, आइए मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये तो था आपका महाप्राण वायु निकलने के आधार पर, लेकिन अब बात करेंगे घोष के आधार पर। इसका मतलब है कि जब हम कोई व्यंजन उच्चारण, उसका उच्चारण करेंगे तो कितना कंपन होगा। अगर ज्यादा होगा तो वो सघोष में आएगा, और कम होगा तो वो अघोष में आएगा। ठीक है, ज्यादा कंपन होगा तो सघोष में, कम कंपन होगा अघोष में। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं, इधर लिख लेता हूं मैं अघोष। अघोष मतलब जिसमें कंपन बहुत कम होगा। ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं सघोष। इधर लिख लेता हूं मैं सघोष। तो मैंने बताया अघोष जिसमें कंपन कम होता है, कम कंपन, यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, यहां लिख लेता हूं मैं अधिक कंपन। अधिक कंपन। अब कम कंपन वाले इनको बोल के देखेंगे, क, ख, ग, घ। ठीक है, तो कंपन देखेंगे, क, ख, इसमें कंपन हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम ग बोलेंगे, ग, घ, ण, तो जो लास्ट के तीन है उसमें ज्यादा कंपन हो रहा है, लेकिन जो पहले के जैसे च, छ, लेकिन जैसे ही मैं जय बोलूंगा, ज, कंपन हो दिखाई, देखो बोल के देखिए तभी पता लगेगा। टैट है, टैट है, कंपन कम हो रहा है। ड, ढ, ण, ड, ढ, ण, तो इनको प्रॉपर बोलेंगे तो आपको एक गूंज गूंज सी सुनाई देगी अपने मुंह के अंदर। तो वही देखना है, जिसमें गूंज सी सुनाई देगी वो सघोष में आएंगे, लेकिन जिनमें कंपन ज्यादा होगा। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा किसका? स्पर्शी का, स्पर्शी व्यंजन का। ठीक है, स्पर्शी वर्ग का। ठीक है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, और तीसरा चौथा पांचवा जिसमें ज्यादा कंपन हो रहा है, तो ये किस में आएंगे? सघोष में। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा स्पर्शी व्यंजन का। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद बात कर लेते हैं, यहां कंफ्यूजन यही होता है अघोष में, जब हम य और ल बोलेंगे, य र ल व, एक बार बोल के देखिए, आपको अंदर गूंज सुनाई देगी, कंपन सा सुनाई देगा, गूंज सुनाई देगी इनकी, य र ल व। जब इनकी गूंज सुनाई देगी तो ये किस में आ गए? आपके सघोष में। और इनमें से एक और आता है इसमें, है बोलेंगे, लेकिन जब ये तीनों बोलेंगे श श श, तो इनमें से कंपन नहीं होता है। तो जिनमें कंपन नहीं होता वो इनको यहां लिखेंगे, श से सलजम, श से षटकोण, और स से समाज। ठीक है, माफ करना मैं हलंत नहीं लगा रहा हूं, ये थोड़ा जल्दीबाजी में लिखने के चक्कर में, नहीं तो आप लगा लेंगे, क्योंकि व्यंजन को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सघोष में। सघोष में कौन से आ जाएंगे? य, र, ल, व और है। ठीक है, तो समझ में आया सघोष और अघोष। सघोष जिसमें कंपन ज्यादा होता है, अघोष जिसमें कंपन कम होता है। तो मैं समझता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप की, इसके अगले टाइप में जाते हैं। अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर। अब प्रयत्न के आधार पर पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने पहला टाइप तो आपको ये सामने लिखा हुआ है, दूसरा भी लिखा है, तीसरा भी लिखा है। ठीक है, पहला टाइप हो गया आपका यहाँ पे स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। ये इनकी संख्या होती है 25। आपको पता है 25, क ख ग घ ङ, 5 ही हो गए। टोटल कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 और 5। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हमने पढ़े क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
तो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 है, तो टोटल कितने हो गए 25। ठीक है, 25 हमने पढ़ लिए। तो ये क्या हो गया हमारे स्पर्शी व्यंजन। और ये भी मैंने बताया कि उच्चारण के आधार पर हमने इनको पढ़ा था, तो ये कंठ में हो गए। ठीक है, ये भी लिख लेता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। मैंने उच्चारण के आधार पर पढ़ाए थे अभी, ये कंठ से बोले जाने, ये तालु से। ठीक है, ये कहां से बोले जाते हैं, तालु। ये मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है, ये अपने दंत। ठीक है, ये होस्ट, ओठ या ओस्ट से। ठीक है, इतने ये पढ़े हमने। तो अब हमने स्पर्शी में देख ली कि कितने आते हैं 25। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। दूसरा टाइप पढ़ते हैं प्रयत्न के आधार पर, मतलब प्रयत्न मतलब हम जब उनको उच्चारण करते हैं, जब उनको बोलते हैं, तो उसके आधार पर हम इनको विभाजित करें। तो स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब है जो जो क ख बोलते टाइम स्वर तंत्र को स्पर्श करे। ठीक है, स्पर्शी से इसलिए इसका मतलब है। बात करते हैं दूसरे टाइप की, इसमें आता है मगर हमारे अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। अब क्वेश्चन तो यहीं से आता है ना, अब पूछ लेगा आपको कि डै किस टाइप का व्यंजन है। अब वो ऑप्शन में ये भी दे देगा कि ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है, या अंतस्थ व्यंजन है, या ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको लिखान लगाना है कि स्पर्शी व्यंजन है। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से भी पूछ लेगा ये वाला होगा कि ये कौन सा व्यंजन है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया। और अगर ये पूछ लेगा कि ल का उच्चारण स्थान कहां से है, अभी मैंने पिछले वाले टाइप में पढ़ाया था कि इसका ल का उच्चारण स्थान कहां से है। ठीक है, पढ़ाया था ट थ द ध न, ल और स पढ़ाया था, यानी कि दंत से। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा कि इस वाले स का उच्चारण स्थान कहां से, तो इसका भी दंत से। मैंने पढ़ाया था कि इस स का उच्चारण स्थान कहां से, तो बताया था तालु से। ठीक है, इस वाले स का स्थान कहां है, मूर्धन्य। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़ाए थे। उसके बाद अंतस्थ हमारे 4 हो गए, य र ल और व। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ हो गए। अंतस्थ को हम बोलते हैं, ये अर्धस्वर भी होते हैं। ठीक है, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में आ जाए, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नोट डाउन कर लेना, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, इसका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप हो गया इसका आपका ऊष्म व्यंजन। इनका नाम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्यों है, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो ऊष्मा की इनको बोलते टाइम ऊष्मा ऊष्मा निकलती, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, मतलब ये इनको बोलने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है ज्यादा। श स श अह। ठीक है, श से षटकोण, स से षडजम और स से समास। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, ये मैंने लिखे हैं। अब बात करते हैं इसके अगले टाइप की, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया अक्ष, इसी में से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ। अब ये किससे मिलके बने होते हैं, ये हलंत लगा लेना, मैं हलंत नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, ये बस क्लियर करके लिख लेता हूं अच्छे से। ठीक है, तो अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ। ठीक है, अक्ष, त्र, श्र और ज्ञ। अक्ष बनता है क और श से मिलके। ठीक है, त्र बनता है त और र से, ये दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, त और र से। ठीक है, श्र बनता है श और र से। ठीक है, उसके बाद ज्ञ बनता है ज और य से। ठीक है, ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, शायद पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था।
तो ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की। 4 टाइप पढ़ लिए हमने प्रयत्न के आधार पर। देखो ये चीज ध्यान रखते रहना कि हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के टाइप, व्यंजन के टाइप में कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं और उसके में भी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। व्यंजन में पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हमने 4 टाइप पढ़ लिए और 5वां टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5वां टाइप इसमें आपका आ जाता है लुंठित, कांकल्य, लुंठित, पार्शिक और कांकल्य। लुंठित, पार्शिक और कांकल्य। ठीक है, कांकल्य। ठीक है, अब लुंठित में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लुंठित अगर इनमें से दे दिया कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पे लय रहता है और लुंठित हम कभी कभी लय लगा लेते हैं, तो जनरली इसका आंसर है रे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लुंठित कौन सा है? रे। पार्शिक कौन सा है? ये है लय। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कांकल्य कौन सा है? ठीक है, कांकल्य किसको बोलते हैं? है को बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। तो हमने 7 टाइप प्रयत्न के आधार पर भी पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अयोगवाह की। इतना समझ में आया? ये हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं कि लुंठित कौन सा है, पार्शिक कौन सा है और कांकल्य। तो ध्यान रखना है, लुंठित पार्शिक अपना लय और कांकल्य अपना है। ठीक है, तो ये चीज भूलनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बच्चा मोस्टली गलती करता है और क्वेश्चन आता इजी है, लेकिन वो क्या करते हैं, हम गलती कर लेते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पे कंफ्यूजन, हमें जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमको सब कुछ याद है, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं और उसका ऑप्शन देखते हैं, माइंड हैंग हो जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, सब पढ़े हुए लगते हैं, तो वहां पे बच्चा गलती कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं अयोगवाह की। कल हमने बताया था कि वर्णमाला को हमने 3 भागों में, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर खत्म हो चुका है, व्यंजन खत्म हो चुका है, अब अयोगवाह। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह मैंने कल बताया था, ये वो होते हैं जिनका योग किसी भी वर्ण से नहीं होता है, इसलिए इनको अयोगवाह बोलते हैं ना। ये ऐसे थे अंग और आहा, ये 2 होते हैं। ठीक है, अंग और आहा, ये 2 होते हैं अयोगवाह। पहली बात तो इनको ये अयोगवाह नाम किसने दिया? तो ये दिया था आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। इनाम अयोगवाह नाम किसने दिया? अयोगवाह नाम दिया, ये एग्जाम में पूछ लेगा आपको कभी भी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। ये दिया आचार्य किशोरी दास बाज। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। उसके बाद बात करते हैं कि ये 2 होते हैं, संख्या में इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अच्छा, 2 होती है, तो ये कौन, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं। अंग, अंग क्या होता है? अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो ये देखा हमने अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, कहां से बोला जाता है? ये बोला जाता है नासिक्य। कैसा व्यंजन होता है? नासिक्य। ठीक है, नासिक्य होता है, यानी कि नाक से बोला जाता है। इसकी उसका उच्चारण स्थान कहां से? नासिक्य से। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, आहा। ठीक है, कंठ से। अच्छा, सघोष के आधार पर और अघोष के आधार पर, ये दोनों सघोष होते हैं। ठीक है, मतलब इनको बोलने में ज्यादा कंपन होता है। अंग, आहा, अभी बताया था ना सघोष और अघोष। तो सघोष मतलब जिसमें ज्यादा कंपन होता है, ये भी सघोष होता है। ठीक है, ये भी सघोष होता है।
अब बात करते हैं प्राण, अल्प प्राण के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण। तो जो अनुस्वार होता है अंग, अंग यानी कि कम वायु निकलती है, ये तो ये क्या हो गया अल्प प्राण, और ये क्या हो गया आपका महाप्राण। ठीक है, अहा, अहा, अहा मतलब जैसे बोलेंगे अहा तो हवा ज्यादा निकल रही है, अंग बोलेंगे तो हवा कम निकल रही है। ये हो गया अल्पप्राण और ये हो गया महाप्राण। तो ठीक है, कभी भी पूछ ले अगर एग्जाम में कि अंग अहा कैसा है, सगोस है कि अघोष है, सगोस है। अगर पूछ ले कि अल्पप्राण है कि महाप्राण है तो है महाप्राण। ये आपको बोल के देखना है। अहा तो यानी ज्यादा हवा निकल रही है, अहा ज्यादा कंपन हो रहा है तो सगोस। ठीक है, तो हमने टॉपिक खत्म कर लिया है, आपका स्वर, व्यंजन और अयोगवा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी विराम चिन्ह, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह क्लास में। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं और जिस बुक को मैं फॉलो करता हूं और जिस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है वो है आदित्य पब्लिकेशन। आप इसको खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और इसी से मैं इसी बुक को फॉलो करता हूँ और इसी बुक का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।